हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस सेट सेकंड है, आपका सेकंड नंबर का है। इसके पहले एक आ चुका है प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिए जा चुके हैं और डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है साथ में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो पसंद आए तो पूरा देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी जो है इसका बेनिफिट मिल सके तो आप लोग वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। और इस तरह से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाल रखी हैं। 100 क्वेश्चंस आपके सारे सेगमेंट में से करा चुके हैं। जो भी आपकी यूनिट्स हैं, यहाँ पे 10 यूनिट हैं, तो उसमें से काफ़ी के करवाए जा चुके हैं। बाकी अभी ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो आप लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका जून में एग्ज़ाम प्रस्तावित है, जो भी डेट है आपकी, तो उसके हिसाब से इतना टाइम नहीं है, तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। साथ ही साथ आप करते रहेंगे रोज़, हर दिन, मतलब पर डे आप अगर 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस होती है। क्योंकि यहाँ पर ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं, ठीक है। पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या है, वो सारे मैं आपको इस चैनल में कवर करा रही हूँ। नेट पेपर फर्स्ट के लिए और सेकेंड पेपर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको PDF के फॉर्म में कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोई शिक्षक स्किनर के प्रबलन सिद्धांत पर रीइंफोर्समेंट थ्योरी की बात कर रहा है। आधारित शिक्षण अधिगम सत्रावधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है और ये किस प्रकार के रिसर्च से संबंधित होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको ये अप्लाई करने की बात कर रहा है ना। उसने जो भी नॉलेज लिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पास जो भी है, उसको अप्लाई करना चाह रहा है। तो यहाँ पर अप्लाइड रिसर्च होगा, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का प्रयोग समाज द्वारा फेस की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये होगा आपका अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। एक्शन रिसर्च आपको पता है कि कहाँ पे यूज़ होता है, तो अधिकतर शैक्षिक जो है समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सेकेंड है क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट के फॉर्म में। स्टेटमेंट के फॉर्म में असर्शन, रीजन, इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो वो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रैक्टिस करिए आप कि हर दिन, मतलब प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, अच्छी बात है। आपकी प्रैक्टिस अगर अच्छी होगी तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, उसको आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि समस्त अनुसंधान किसी सिद्धांत के निर्माण द्वारा ज्ञान कोश में वृद्धि करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है। दूसरा कह रहा है, क्रियात्मक अनुसंधान का ध्यान मूल रूप से प्रचलित परिपाटियों को उन्नत बनाने पर केंद्रित होता है। तो एक्शन रिसर्च की बात कह रहा है। एक्शन रिसर्च पता है आपको कि मौलिक समस्याओं के समाधान के लिए या शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए होता है। तो दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट है, यहाँ पर मैचिंग करना है। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड में दिया हुआ है, जिसमें कि की टर्म्स है और इधर डिस्क्रिप्शन है। तो रिसर्च प्रॉब्लम, आपको पता है कि रिसर्च प्रॉब्लम जहाँ पे शोध प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाता है, ठीक है। तो रिसर्च प्रॉब्लम में यहाँ पर आपको इसका शोध प्रश्न बनाया जाता है रिसर्च प्रॉब्लम के थ्रू, ठीक है। और उसके बाद आता है रिसर्च हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में प्रश्न का कोई अनंतिम समाधान या उत्तर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका। सैंपल की बात करें, सैंपल होता है जब एक सबसेट ड्रॉन फ्रॉम ए डिफाइंड सेट और एग्रीगेट, तो ठीक है। तो ये सैंपल हो जाता है, जो कि पॉपुलेशन से ही हम सैंपल का सिलेक्शन करते हैं, तो ये इससे संबंधित हो जाता है। रिसर्च टूल्स क्या होते हैं, ऐसी प्रविधियाँ जिनका प्रयोग करके आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तो ये इससे आपका संबंधित है, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं और आपको मतलब आपको रिवीजन करना ज़रूरी होता है। और इतने सारे सेट बन चुके हैं अब तक, तो क्योंकि 2019 से लेकर 2023 तक आपके काफ़ी क्वेश्चन हो चुके हैं। इस तरह से यहाँ पे मैं अभी से ही आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। अभी तो आपके फॉर्म भी नहीं भरे गए जून के, लेकिन फिर भी इसलिए क्योंकि एक साथ तैयारी एकदम से तो आप नहीं कर पाओगे, है ना। 10-10 यूनिट हैं प्लस सेकेंड पेपर की तैयारी, तो इसलिए अभी से आपकी तैयारी करवाई जा रही है, जिससे कि आपका JRF आपकी क्लियर हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च होती क्या है। अब आप सोच रहे हैं कि ये नाम कैसा है।
तो यहाँ पर देखिए ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च भी किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक ऑर्गेनाइज वे में किया जाता है, ठीक है। इसमें भी दो फॉर्म आप देख रहे हैं, जैसे कि हाइपोथेटिको और डिडक्टिव, ये दो आप यहाँ पे टर्म्स देख रहे हैं, जिसमें हाइपोथेटिको का मतलब होता है स्रोत से उत्पन्न परिकल्पना का भाग, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक सोर्स लिया आपने जहाँ से समस्या का समाधान लिया, अब उसके ही द्वारा हम परिकल्पना का निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। डिडक्टिव का मतलब होता है इंडक्टिव और डिडक्टिव, इसके बारे में मैंने काफ़ी बार आपको जो प्रीवियस वीडियो है उनमें आपको मैं बता चुकी हूँ। तो डिडक्टिव मतलब निगमनात्मक होता है हिंदी में। तो यहाँ पर निगमन मैंने आपको बताया था कि नियम, ठीक है, जो भी एक नियम बन जाता है। तो परिकल्पना से निकाले गए परीक्षण के परिणाम, मतलब जो भी परिणाम निकले, इस तरह से जो भी हमने रिसर्च के दौरान या रिसर्च टेस्ट किए उनसे जो भी परिणाम आया वो होता है डिडक्टिव, ठीक है। तो इस तरह से हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च में कुछ ऐसे जो है स्टेप्स होते हैं। अब इसमें स्टेप्स को कौन कौन से होते हैं, देखिए 7 स्टेप होते हैं। सारे स्टेप मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे मैच कर रहे हैं। तो देखिए एक तो पहले व्यापक समस्या क्षेत्र की पहचान करनी होती है। कोई भी जो है रिसर्च जब हम करने जाते हैं तो आपको फील्ड आइडेंटिफाई करना पड़ता है। आप एजुकेशन की फील्ड में करना चाह रहे हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, तो वहाँ पे आप साइंस के फील्ड में करेंगे, साइंस के सब्जेक्ट में करेंगे या हिस्ट्री के में करेंगे, तो ये आपको एक क्षेत्र डिसाइड करना होता है, ठीक है। उसके बाद एक समस्या कथन को परिभाषित करते हैं, है ना, जिसको कि प्रॉब्लम कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर समस्या कथन को परिभाषित किया जाता है। फिर हम यहाँ पे हाइपोथेसिस का बनाते हैं। तीसरा आपका हो गया परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। चौथा आता है डिटरमिन मेजर्स, कैसे हम किस तरह से किन टूल्स का यूज़ करेंगे, कैसे मेजर्स करेंगे, कैसे मेजरमेंट लेंगे, है ना, इस तरह से यहाँ पर होता है चौथा। पांचवा होता है डाटा कलेक्शन, किस तरह से किया जाएगा, क्या चीज़ क्या प्रोसेस आप अपनाएंगे, कौन से टूल्स का यूज़ करेंगे, ये होता है। उसके बाद होता है डेटा एनालिसिस, छठवां होता है। और फिर सातवां होता है डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको जनरलाइजेशन मतलब जो लास्ट में एकदम फाइनली कि क्या रिजल्ट मिला, इसको हम कैसे इसको मैच करेंगे, कैसे देखेंगे। तो डाटा इंटरप्रिटेशन होता है कि हाँ पॉपुलेशन से हमने जो सैंपल लिया और किस तरह से ये सब पे अप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, जनरलाइजेशन के लिए है कि नहीं है, इस तरह से क्या प्रोग्राम मतलब क्या रिजल्ट इसका फाइंड आउट किया, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब आप इसके आधार पे यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले किसी प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करेंगे, तो पहला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन तो सब में है, बस ये वाला नहीं है इसमें ना। तो इसमें देखिए आंसर एलिमिनेशन भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पर है ए तो सब में ही होगा, क्योंकि शोध समस्या को पहचान तो सब में ही की जाएगी। तो यहाँ पर तो ये इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको हम नई नज़र में लाएंगे। उसके बाद रहता है कि दूसरा हमने बताया था कि फिर क्या होगा, परिकल्पना का निर्माण करेंगे। तो दूसरा आपका पहला तो ए हो गया, दूसरा हो गया परिकल्पना का निर्माण, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डी हो गया, ठीक है, बाकी डी किसी में नहीं है, तो इसी को ध्यान में रखिए, ये वाला ऑप्शन ए है। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हो गया, तो ये दूसरा हो गया, और पहला आपका ये हो गया। फिर है आपका उसके बाद उससे पॉपुलेशन से हम सैंपल को सेट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाता है आपका ये वाला ऑप्शन होगा, ये दिखा रहा है तीसरा। और उसके बाद होगा शोध उपकरण के अनुप्रयोग द्वारा आंकड़े का विश्लेषण होगा। तो इस तरह से फिर ये हो जाता है आपका चौथा, ठीक है। तो इसमें ये देखिए ऑप्शन आ गया है। और टेकिंग अ डिसीजन ऑन द, फिर होता है नल हाइपोथेसिस के द्वारा, तो ये हो गया आपका पांचवा, ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से ये ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। ये साइंटिफिक रिसर्च में भी यही सारे स्टेप्स होते हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे देखिए फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श तकनीकी में इकाइयों को निकालने में रैंडमाइजेशन और इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसमें देखिए प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल के बारे में मैंने बता रखा है। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की ये दो तकनीकें होती हैं, प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल। प्रोबेबल में क्या होता है, सभी के चुने जाने की मतलब सेलेक्ट होने की संभावना बराबर रहती है। यहाँ पर किसी के साथ भी कोई पक्षपात नहीं होता है और रैंडम मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इतनी ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी में होती है, और नॉन प्रोबेबल में इसके अपोजिट होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि रिसर्चर जो भी ऑब्जर्वर है वो मतलब जो भी कर रहा है, यूज़र जो भी मतलब यूज़ कर रहा है और या मतलब रिसर्चर है, वो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वो कुछ पक्षपात की संभावना होती है, उसमें सभी के चुने जाने की संभावना नहीं होती है, ठीक है। ये अंतर कुछ होता है। अब प्रोबेबल में टाइप्स में बता दूँ आपके, ये 4 टाइप आप याद कर लीजिएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, एरिया और क्लस्टर सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ये 4 आप याद रखिएगा। उसके बाद अदर कोई पूछी जाती है
वो आपकी किस में आएगी, नॉन प्रोबेबल में आएगी। ये एक सीधा सा तरीका है, ठीक है। अब इसमें इसके हिसाब से देखिए तो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको 4 बताई, तो जिसमें आपकी आ जाती है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और यहाँ पर क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है। इसी को एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग से हमेशा एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है, एक या कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल तैयार रखना है सैम्पलिंग को अच्छे से, बिल्कुल पढ़ के, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, या तो टाइप्स में से पूछा जाएगा या फिर मैचिंग करने को आता है, या प्रोबेबल और नॉन प्रोबेबल मतलब सेलेक्ट करने को, छांटने को आता है, या फिर आपके एप्लीकेशन पूछा जाता है कि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और पूछेगा इसमें से किस सैम्पलिंग का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो सैम्पलिंग के ऊपर पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट में आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइट ऑप्शन। सैम्पलिंग ज़रूर तैयार करके जाइएगा, 2 नंबर या कुछ ज़्यादा भी आपके फिक्स हो सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर तो पक्के हैं। अब देखिए वे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है जब संप्रेषण अधिगमकर्ताओं की इंटरेक्शन को बढ़ाती है तब वो होती है, तो किस टाइप की संप्रेषण होती है, तो ये होती है आपकी साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये इसका राइट ऑप्शन है क्योंकि इंटरेक्शन साइकोलॉजिकल के द्वारा बढ़ता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर देखिए आप जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या होता है, एक तो पता ही है आपको कि फॉर्मल एजुकेशन मतलब फॉर्मल एजुकेशन की टाइप को ही फॉलो करता है। यहाँ पर जो है गोल ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, कोलैबोरेटिव मतलब टीम वर्क में काम होता है, मतलब सबके समूह के रूप में होता है ना। तो इस तरह से गोल ओरिएंटेड होता है, कोलैबोरेटिव होता है, ठीक है। इसमें तो 2 ही ऑप्शन है। और यहाँ पर क्लासरूम कम्युनिकेशन में ही फिर क्या होता है, ज्ञान को, समझ को और अनुप्रयोगों को, एनालिसिस, सिंथेसिस और उसके बाद एवेल्युएशन, ये सारी योग्यताओं को यहाँ पर विकसित किया जाता है, ठीक है। तो ये क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका असर्शन और रीज़न का ये क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है कि किसी समस्या को बढ़ने देने से प्रभावी संप्रेषण में सहायता मिलती है। तो समस्या को बढ़ने देने से कैसे होगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो वहीं पे होता है ना जहाँ पर कोई भी बैरियर ना हो और फीडबैक अच्छे से मिलता रहे। तो समस्या को बढ़ने से तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीज़ गलत है, ठीक नहीं है। और उसके बाद है दूसरा कह रहा है, रीज़न कह रहा है एक कुशल संप्रेषणकर्ता कक्षा में समस्या के अनियंत्रित हो जाने से पहले उसका समाधान करेगा। तो ये रीज़न जो है कथन, इसको जो है इसका इंडिकेशन सही नहीं है, मतलब जो कथन कह रहा है और जो तर्क दे रहा है ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत है, पहला कथन इसका सही नहीं है और दूसरा जो है सही है। कोई भी समस्या अगर होती है तो वो विवादास्पद होती है, जो कि संप्रेषण को अप्रभावी बनाती है। कभी भी कहीं विवाद होगा, कोई समस्या होगी तो वहाँ पे क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे बाधा के रूप में कार्य करती है और ना कि संप्रेषण में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो और दूसरा कह रहा है कि समस्या के अनियंत्रित होने से पहले ही उसका समाधान करेगा। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है। तो पहला जो है गलत है, पहला फॉल्स है और सेकेंड इज़ ट्रू, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी देखिए असर्शन रीजन से क्वेश्चन आपके काफ़ी बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। और तर्क कह रहा है श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है और जबकि स्मृति दार्शनिक विचारों का एक अनुप्रयोग है। तो कथन क्या कह रहा है, यदि श्रुति और स्मृति के बीच प्रतिस्पर्धा होती है तो श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी होती है। तो ये चीज़ तो सही है, सही कह रहा है। और दूसरा कह रहा है कि स्मृति दार्शनिक विचारों का अनुप्रयोग है, श्रुति वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है। तो देखिए अब पहले इसका मतलब समझते हैं कि श्रुति और स्मृति क्या है। ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। ये जो है ये और आर दोनों ही सही है और आर इसकी सही व्याख्या है। अब व्याख्या कैसे सही है, देखो आपको पता है कि श्रुति क्या है और ये स्मृति क्या है। श्रुति जिसे आरंभ में सुना या संप्रेषित किया गया हो, ठीक है। श्रुति क्या होती है, वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती है। तो यहाँ पर श्रुति 4 वेदों को श्रुति शास्त्र भी कहा गया है। श्रवण से जो ज्ञान का स्थानांतरण होता है वो श्रुति के द्वारा होता है। और स्मृति क्या होती है, जो स्मरण किया जाता है, जो स्मृति पे आधारित है। जैसे कि जो भी हमारे महाकाव्य हैं, पुराण है, रामायण है, महाभारत, ये सारी क्या है, स्मृति है, ठीक है। और श्रुति जो कि वेद शास्त्र मतलब सुना गया है और फिर उनका संकलन किया गया है। तो इस तरह से श्रुति स्मृति से अधिक प्रभावी है, ठीक है। श्रुति
वेदों और उपनिषदों के दार्शनिक पहलुओं को दर्शाती, क्योंकि वहाँ पर सुना गया है। और स्मृति क्या है? दार्शनिक विचारों का एक एप्लीकेशन है, ठीक है। तो स्मृति में यहाँ पर चीज़ों को संकलन किया गया, इस तरह से दोनों सही है, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन भी इसकी सही है, तो इस तरह से ये ऑप्शन इसका ठीक है। अगला देखिए फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें। बाद में आप लोग फिर लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अगला देखिए क्वेश्चन है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ कैटेगोरियल प्रोपोजिशन डिसाइड। यहाँ पर मात्रा और गुणवत्ता निम्नलिखित का निर्णय करता है। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो लॉजिकल रीजनिंग से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वैसे तो हर उससे डिसाइड है कि कम से कम 5 क्वेश्चन इस तरह से बने, लेकिन कभी कभी ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जितना फिक्स है उतना ही बने। कभी किसी से 6 भी पूछ लिए जाते हैं, किसी से 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर लॉजिकल रीजनिंग से ज़रूर पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्वांटिटी और क्वालिटी की बात कह रहा है, तो इसमें जो है इसका राइट ऑप्शन होगा आपका मूड, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भी लॉजिकल रीजनिंग में काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसका मैं डिटेल में आपको पूरा अच्छे से बताऊँगी कि क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके हमेशा जब आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो सेंटेंस होता है जो भी, वहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के फॉर्म में होता है। तो इस तरह से उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका हम लोग एक डिटेल वीडियो, और वैसे मैंने बना भी रखा है तो आप लोग देख लीजिएगा, तो उसमें मैं आपको पूरा ढंग से अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपका एक भी कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे ना रहे, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वालिटी और क्वांटिटी। यहाँ पर स्टेटमेंट आपके दिए होते हैं जैसे कि ए, ई, आई और ओ के फॉर्म में होते हैं, कैटेगोरियल प्रोपोजिशन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसमें कुछ एफर्मेटिव होते हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, पर्टिकुलर एफेक्टिव होता है, एफर्मेटिव होता है सॉरी, और पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। इस तरह से ये 4 होते हैं, और कुछ कंट्राडिक्टरी इसमें होती हैं, कंट्राडिक्टरी भी होते हैं। तो ये चीज़ें मैं आपको एक टेबल के माध्यम से पूरा एक डिटेल वीडियो आपको बना के दूंगी, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये भी लॉजिकल रीजनिंग का ही है। यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी सुस्पष्ट तर्क वाक्य आकृति का निर्णय करता है। तो इसमें हमेशा जो होता है मिडिल टर्म इसका राइट ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर एक होता है मेजर टर्म जिसको पी कहते हैं, और एक होता है माइनर टर्म एस। पी क्या होता है? प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन को डिसाइड करता है, और माइनर टर्म जो एस होता है सब्जेक्ट ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। तो हमेशा जो भी स्टेटमेंट आपका दिया होगा वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 के उसमें होता है। तो यहाँ मिडिल टर्म ये दोनों प्रेमिसेस के बीच में आता है, तो यही जो है इसकी आकृति को डिसाइड करता है, ठीक है। इतनी चीज़ें मैंने बता दी, बाकी आपको मैं डिटेल में अलग अच्छे से समझा दूंगी, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाटा विजुअलाइजेशन मेथड। यहाँ पर कौन सा ऐसा मेथड है, तो इसको हम कौन सा यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा पाई चार्ट के रूप में और बार चार्ट के रूप में। पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट आपने देखा है कि यहाँ पे सर्किल के फॉर्म में होता है, सर्किल के केंद्र में 360 डिग्री का 360 डिग्री का एंगल होता है, और इसी में फिर क्या होता है, समूह के जो है विभिन्न उप समूह में यहाँ जो भी आपको डाटाज दिए होते हैं, चाहे छात्रों की संख्या के अनुरूप हो, चाहे जिस भी रूप में हो, वहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिवाइड कर लिया जाता है। बार चार्ट क्या होता है? हिस्टोग्राम, इसको यहाँ पे स्तंभ रेखा चित्र भी कहते हैं। किसी समूह में विभिन्न गुणों वाले युक्तियों अथवा वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हिस्टोग्राम आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ इंटरवल पे यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कुछ ये क्वेश्चन स्टैट्स के फॉर्म में आए थे, ठीक है। अगला देखिए, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं 2020 में, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यूरोप के सामंतवादी समाज में उच्चतर स्तर पर, यहाँ पर हायर लेवल की बात कर रहा है, उदारवादी शिक्षा लिबरल एजुकेशन के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों को क्वाड्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो होता है, जो उदारवादी मतलब मध्ययुगीन यूरोपीय विश्वविद्यालय में यहाँ पर लिबरल एजुकेशन के लिए जिस सिस्टम का उपयोग किया गया था, वहाँ ये जो है 2 टाइप के थे, एक था ट्रिवियम, एक था क्वाड्रिवियम, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वाड्रिवियम के अंतर्गत और ट्रिवियम, ट्रिवियम मतलब ये क्या होता है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि वो स्थान जहाँ 3 सड़कें, ट्रिवियम मतलब ट्री मतलब ट्राई 3 है ना,
तो यहाँ पर 3 सड़कें मिलती है, ऐसा इसका अर्थ होता है। तो ट्रिवियम क्यों मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2020 में ही किसी और सेट में, वहाँ पे ट्रिवियम का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ट्रिवियम में आपके आते हैं तो कौन कौन से 3 जो है वो होते हैं। देखिए 3 इसके जो कंपोनेंट्स हैं, ग्रामर है, लॉजिक है और रेटोरिक है। ठीक है, RHETORIC, रेटोरिक। ठीक है, इस तरह से ये 3 इसमें होते हैं। और यहाँ पर बात करें क्वाड्रिवियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक आपका अर्थमेटिक होता है और दूसरा होता है एस्ट्रोनॉमी होता है और फिर ये म्यूज़िक होता है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिवियम के अंतर्गत आता है और वो आता है आपका ट्रिवियम के अंतर्गत। ट्रिवियम के अंतर्गत ग्रामर, लॉजिक और रेटोरिक। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें आपकी आती हैं। अब यहाँ पर देखिए इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस बार। तो देखिए यहाँ पे है NPTEL के बारे में पूछ रहा है। NPTEL वॉज इनिशिएटेड बाय द MHRD इन 2003 टू इन्हेंस द क्वालिटी। किस क्वालिटी को सुधार, मतलब किस क्वालिटी में सुधार के लिए शुरू किया गया था MHRD के द्वारा। तो NPTEL का फॉर्म देखिए, फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग। ठीक है, NPTEL, नेशनल प्रोग्राम फॉर टेक्नोलॉजी इन्हेंस लर्निंग। तो यहाँ पर इसको शुरू किया गया था इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए। ठीक है, NPTEL योजना के 4 जो है मुख्य फोकस वाली चीज़ें थी, उसमें था आपका हायर एजुकेशन था, और उसके बाद कमर्शियल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा, तीसरी थी डिस्टेंस एजुकेशन और चौथी थी कंटिन्यूअस एंड ओपन लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका NPTEL के द्वारा, MHRD के द्वारा शुरू किया था और NPTEL के सहयोग से यहाँ पे इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए सुधार करने की बात की गई थी। तो NPTEL का फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म और इंजीनियरिंग एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरह से अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का। यहाँ पर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में SDG को कब तक प्राप्त किए जाने का उद्देश्य है। तो यहाँ पर 8 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और इनका समय जो था 2030 तक। ठीक है, SDGs और MDGs के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखी है और टेलीग्राम पे इसका पूरा मैंने PDF भी दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, 8 लक्ष्यों को बताया गया था और कई बार इनके लक्ष्यों को भी पूछ लेते हैं। तो आज इसमें ज़्यादा नहीं इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बारे में आप लोग पूरा वीडियो देखिए, वही ज़्यादा अच्छा होगा। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ से भी क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।